हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम सब गोदान देख रहे थे। प्रेमचंद जी का लिखा गया उपन्यास है जो नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि मिस मालती बुलाती हैं संपादक जी को और संपादक जी बहुत खुश होके आते हैं और हाल में राय साहब के साथ ही विराजते हैं। अब इसकी आगे देखना था। उधर नौकरों ने मेज साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़ के उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तकल्लुफ़ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ। मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ तो आप अपने को कुछ समझें और आपको शोभा भी नहीं देती है, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझे, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको यह जान के आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ये मालती कहती है जो संपादक ओमकार नाथ है उनसे। ओमकार नाथ के जीवन में ये पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थंधता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्च श्रृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदुद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नज़रों में उठ गए। कृतज्ञता से पुलकित होके बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझ के की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य को सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिए जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी
इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है। तो अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है, 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओमकार नाथ पे कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उसके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। तब तक मिर्जा जी ने पुचारा दिया कि आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे हैं। मिस मालती ने देखा कि शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बन के बोली कि अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बना के खूब धन बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में इसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिए जाए। प्रांत की सभी म्यूनसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं और कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 रुपये प्रतिया भी ले ली तो 25,000 प्रतिया तो आप यकीनी समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पे मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। तो ओमकार नाथ कहे, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य। फिर कहते हैं ओमकार नाथ, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए, तपस्या। तो ओमकार नाथ कहते हैं, मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह प्रांत की ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पे गौर दिया, कहा, हमारे संघ ने यह भी निश्चय किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपोगेंडा से, न दौड़ धूप से। ओमकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो चाहे काम ले लीजिए। मालती बोलती हैं कि हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर
अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। ये भी बहुत बढ़िया कथन है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ये मिस मालती ने कहा है कि हम में से आज से ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। हम सब एक ही माता के बालक हैं और एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। ये मिस मालती का बहुत ही अच्छा कथन है, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकार नाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हैं, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वो कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की कि मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा कि बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रह के किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका और कहा कि मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओमकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य की भांति, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। मालती ने कहा कि और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना को ठेस पहुंचेगा। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन बालों से अपने हृदय को बिधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीब लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्यारे, दो और चलने दीजिए। इस महान अवसर पे किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति की विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ?
फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी पी ले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उसके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुका के अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पे विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं निरा पोगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दंभी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद कह निकल पड़े हो। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है मिस मालती, कमाल। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नीम का घड़ा फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। कहो से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भर के बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शेद ने एक माला लाके संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इज्जत हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाजें आई, हाँ हाँ जरूर सुनाइए। ओमकार नाथ भांग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भांग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी बाड़ी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या कहते हैं इसकी सुध ही नहीं रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति है, हमारा हुक्म है, हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सबको निकाल सकते हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़ के कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा, कहा, तुम हमारी तारीफ क्यों की? बोलो, क्यों की हमारी तारीफ? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली के संपादक हैं, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका
चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटा के वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम नाम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रेगेदेगा और ऐसा रेगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ ही नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने मिलकर संपादक जी को उठाया और ले जाके उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुँचे थे। लोग इधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ। ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पे पगड़ी और कुलाह, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पे बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे, न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गरज के बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरकार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहा है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पे पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट कैसा डाका, तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 50 जवान हैं। हमारा आदमी रुपए तहवील कर लाता था, 1000 वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका। हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अब आता है, अब तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठ के निकल जाए। तब तक सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम, कोई कहीं नहीं जा सकता, नहीं हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फायर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है, हमारा अपना कांसल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल की लूट करता है और यहाँ मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उससे आंख बचा के कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर सामने आ खड़ा हुआ। बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाओ, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा, अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो, या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है।
अंग्रेजी सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गाँव लूट लेगा और तुम्हारे मासूम को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। अब मजलिस पे आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियाँ काँप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बगल में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और उसने बंदूक चलाई। होश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो सब राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट के रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल के बोले कि हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाके थाने में रपट कीजिए। तो उसने ज़मीन पे पैर पटके पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतार के हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बकबक करो, काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है, हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देख के राय साहब झुक के मेज के बराबर आ गए। कहे कि अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाते हैं। तुमने हमारे रुपए लूट लिए, न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर जाने आने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारी के नौकर यूँ भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक 10 दफे न पुकारा जाता बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल एक तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा, कहा, क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर छोड़ आया, नहीं तो मजा चखा देता। खन्ना रोने का मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए दे के किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा, कहा, देवी जी अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठ के देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उजड्डू पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाके शोर नहीं मचाता। क्या आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आके 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे देगी,
सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा, राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े में हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते, इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी, और ऐसा जान पड़ता है बिना एक दो खून किए मानेगा नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें लताड़ रही हैं, मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी है, तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देख के मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मामला है, आपके पास तो मुफ्त के 1000 है, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती। आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इससे भिड़ जाऊंगा। आखिर यह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिला के कहा, राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे और यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले कि सबसे सरल उपाय यही है जो अभी खन्ना जी ने बताया। 1000 की तो बात है और रुपए मौजूद है, तो आप लोग इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं। मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा और कहा, आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। मैं भी यह न समझता था। खन्ना कहता है कि मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। मालती कहती है कि जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का भी अपमान देख सकते होंगे। तो फिर खन्ना कहता है, तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज के बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर से यहाँ खड़ा है, तुम लोग रुपया नहीं देगा। जेब से सीटी निकाल के कहता है, तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता है तो सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भर के उसने मिस मालती को देखा और कहा, तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पे रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा इश्क क्या है दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मुझी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट लगाई, कहा कि शेर की नाद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। ये भी अच्छा कथन है कि शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, ये मूर्खता है। ये मिस्टर तनखा कहते हैं। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में
मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच में रह के उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खर अनघर पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाके निस्संक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुमको लूट ले जाएगा। तो मालती कहती है कि तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकता। तो कहता है, आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तो मालती कहती है, तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहता है डाकू, अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़ के खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा कि मालिक अभी तक क्यों नहीं आए। वह अभी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके 4 दोस्त भी देखें, कैसे मालिक को बुलाए। वह अवसर खोज रहा था और जो ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ आया, मगर यहाँ का दृश्य देख के भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर काँपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहा जाता है सुअर, गोली मार देगा। होली गंवार था। लाल पगड़ी को देख के उसके प्राण निकल जाते, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से आए, बाल बच्चों को किस पे छोड़ूं। मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पे आ रहे और लगे पस्तों में गालियां देने। होरी उनकी छाती पे चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़ के खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता हैं, वही। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनकी पीठ पे थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पे हंसी न थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो जो डाकू बन के आया था वो मिस्टर मेहता ही था, जिनको होरी ने मारपीट के उनका असली रूप सामने लाया। मालती ने नकली रोज से कहा कि आपने यह बहरूपियापन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जरा इन भले आदमियों की जवारमंदी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। और 6वां अध्याय यहीं से समाप्त होता है। अब शुरू होता है 7वां अध्याय। तो 7वां अध्याय को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम शीघ्र ही मिलेंगे अगले वीडियो में। क्लास अच्छी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत मज़ा आया पढ़ने में। मेहता का जो बहरूपियापन था वो भी अच्छा लगा। चलिए तो फिर आगे देखेंगे 7वां अध्याय। अभी आगे और अच्छी हमें चीज़ें मिलेंगी। तो आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।